जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतर जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। और साथियों, हर बार हम विगत पिछला बीता हुआ सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक्स को डील करते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हमारे लिए तवज्जो रखता है, जो कि हमारा एग्जाम होने वाला है। और ये एग्जाम कौन सा है? ये एग्जाम कोई से भी एग्जाम जो भी वन डे पैटर्न में कराया जाता है, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, किसी भी प्रकार के वन डे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी करंट अफेयर्स को हम इस सत्र पे करते हैं। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो साथियों, हम आज जो है नए टॉपिक्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ पुराने टॉपिक्स को हम रिवाइज भी करेंगे, ऐसा हमारा पैटर्न होता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी उन विद्यार्थियों के पास ये पहुंच जाए जो कि वन डे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर है? चले हम अपना सत्र प्रारंभ करें पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न है, कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? अब तक आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार की यात्रा आपको साल के मध्य माह में देखने को मिला होगा कि भारत में एक और यात्रा इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा निकाली गई थी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, मतलब भारत के उत्तरीय राज्य से दक्षिणी राज्य तक, जिसे नाम दिया गया था भारत जोड़ो यात्रा। और इस यात्रा को आप देख सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है उसका नाम है न्याय यात्रा। तो ये दो प्रकार की यात्राओं से प्रश्न आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आंसर लगाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा चलेगी। अब कितने दिन चलेगी, कितने आपके किलोमीटर तक चलेगी, तो इसकी चर्चा हम इस स्लाइड में कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल द्वारा मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक जन आंदोलन बनाया जा रहा है इस यात्रा को। यह एक क्या है? तो यह एक जन आंदोलन है। ये क्या हो गया भाई? इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। चलो, तो एक क्या है? ये जन आंदोलन है। 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से ये स्टार्ट होगा। 145 दिनों में 14 राज्यों को कवर करते हुए यह मुंबई में पहुंचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 14 जनवरी 2024 को ये प्रारंभ होगा मणिपुर से और 145 दिनों की ये कुल यात्रा है और 14 राज्यों को जोड़ते हुए, 14 राज्यों को आपका पार करते हुए मुंबई पहुंचेगा यह जन आंदोलन। इसका प्रतिनिधित्व, इसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? तो राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। लिखाया होगा यहीं कहीं, देख सकते हैं कि जिसका संचालन कौन करेगा? राहुल गांधी जी। ठीक है, 6200 किलोमीटर की कुल यात्रा है ये। ठीक है, 6200 किलोमीटर की यात्रा है। इस पूर्व राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या कराया गया था? कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो आपका यात्रा। क्लियर है? तो इतना हमें इस आपके क्वेश्चन से याद होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, बातें आगे बढ़े। आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ा करिए। पढ़ने के बाद उसके जो है ऑप्शन पे आप नजर डालेंगे तो आपको आंसर अपने आप दिखाई देने लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे टॉपिक पे हमने चर्चा हमेशा पहले से कर चुकी रहती है हमने। ठीक है, तो आइए देखें कि चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है।
कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड होगा ना, ये क्या होगा, लोकेटेड, हाँ सही तो है, लोकेटेड इन, स्पेस रहना भूल गए हैं आपस, लोकेटेड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट पे है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तमिलनाडु पे है, स्थित है। ठीक है, अब तमिलनाडु पे ये स्थित है साथियों, लेकिन बात यह है कि आखिरकार इसमें चर्चा का विषय क्या है, चर्चा की बात आखिरकार है क्या इसमें, इस पे हमें चर्चा करना है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ये दिखाई दे रहे हैं आपको एस जयशंकर, कहाँ गए, ये हमारे भारतीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये आपको पता होना चाहिए। एस जयशंकर की रूस की यात्रा के दौरान भारत और रूस के मध्य तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली इकाइयों का निर्माण का समझौता किया गया है। ठीक है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनेल्वेली जिले में स्थित है और NPCIL मतलब कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। क्लियर है, 2001 में शुरू किया गया था पहला चरण, 2013 और 2016 में जो है चरण क्रमशः चालू किया गया था। क्लियर है, इसमें आगे बढ़े, आ जाइए। उसके बाद भारत में अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये एस जयशंकर आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे भारत के ऊर्जा मंत्री, याद रखिएगा इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो गुजरात में है काकरापारा या काकरापुर। ठीक है, यहाँ आपका ऊर्जा संयंत्र लिखाएगा गुजरात। ठीक है, काकरापुर न्यूक्लियर प्लांट। राजस्थान में है रावत भाटा परमाणु संयंत्र, स्पेस थोड़ा सा नहीं दिया गया है उसमें। कर्नाटक में है कैगा परमाणु संयंत्र। उत्तर प्रदेश में है नरौरा परमाणु संयंत्र, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से ये परमाणु संयंत्र से संबंधित जो हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आप इसे याद जरूर करिएगा। गुजरात में है काकरापुर, राजस्थान में है रावत भाटा, कर्नाटक में है कैगा, उत्तर प्रदेश में है नरौरा। क्लियर है, जयशंकर जी जो है हमारे ऊर्जा मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करके ग्रीनिच बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना लिया है? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि 1500 लोगों ने तबला वादन किया। मध्य प्रदेश में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश या भारत की संगीत की नगरी किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, तानसेन का नगर, अभी तक लगा दिया होगा आप लोगों ने आंसर, कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख दो। चलो, 1500 तबला लोगों ने तबला वादन किया तबला दरबार में। ग्वालियर किले के स्वर्ण महल में ये किया गया था, स्वर्ण महल में। ठीक है, तबला दरबार। क्लियर। और यह संगीत कार्यक्रम ग्वालियर के में ही होने वाले तानसेन समारोह का हिस्सा था। याद रखिएगा, तानसेन जो है बहुत अच्छे तबला वादक थे, संगीत के लिए जाना जाता था इन्हें, तानसेन, और ग्वालियर को संगीत का नगर कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? पहला भी हुआ होगा, दूसरा भी हुआ होगा और तीसरा भी हुआ होगा। तो तीसरी राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। देख सकते हैं आप कि थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज का जो मतलब बैठक हुआ नई दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं यहाँ पर से बढ़ जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं कि देख सकते हैं आप, जैसे कि बिजली, जल, स्वास्थ्य, परिसंपत्ति, स्कूल शिक्षा पर चर्चा की गई है। इसका थीम क्या है? तो थीम है सुगम जीवन सुनिश्चित कराना। मतलब कि मुख्य रूप से इस बैठक में भारत के प्रमुख वो आधारभूत मुद्दों पर बात की गई है जिसकी भारत को आवश्यकता है। क्लियर है, आइए अगला बात करते हैं। लेकिन पहला कहाँ हुआ था ये भी जान ले कि मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में किया गया था। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। चलो आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में संतोष झा, ये पर्सनालिटी पहले पता होनी चाहिए, को किस देश में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? उच्चायुक्त कहा जाता है जिसे, तो श्रीलंका का उच्चायुक्त बनाया गया है संतोष झा जी को।
और संतोष झा जी को श्रीलंका का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये हमें प्रश्न पता होना चाहिए और याद होना चाहिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। झा को गोपाल बांगले के स्थान पर नियुक्त किया गया है। गोपाल बांगले ने को ऑस्ट्रेलिया के भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया जा रहा है या किया गया है। संतोष झा 1993 के बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है। ठीक है, 1993 के भारतीय विदेश सेवा लिखाया हुआ है, वो सेवा होगा। ठीक है, सर्विस सेवा वाला होगा। ठीक, सेवा अधिकारी है। क्लियर, आगे बढ़े। आइए, अगला प्रश्न है, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना। साइबर सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अभी की डेट में। कैसे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अभी के समय में? अभी के समय में ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है साथियों कि वर्तमान में अगर हम देखें तो साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लोगों की निजता पर हनन किया जा रहा है सीधा। साथ ही साथ सारी चीजें ऑनलाइन होते जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम करने वाले हैक करने की कोशिश करते हैं, हमें ऊपर हमारे मतलब कि हमको टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों ये सब चीज़ों से बचना है। बिल्कुल अपने बैंक का पिन, अपने बैंक से संबंधित डिटेल किसी को भी शेयर ना करें, उसे एकदम विलोपित रखें। और साथ ही साथ अपने पर्सनल जितने भी मतलब वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं, उन सभी को सेव करके रखें ताकि किसी भी प्रकार से साइबर क्राइम में आप सम्मिलित ना हो। ठीक है, क्लियर। और किसी का भी फ़ोन आता है अनिवन कि हम सर आपके लिए लोन लेना चाहते हैं या आपका लॉटरी लगा है, ये सब क्या है? फालतू की बातें हैं। मेहनत करके, परिश्रम करके ही सारी चीज़ें कमाई जा सकती है, सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो इस पे बल दीजिएगा। तो चले आइए कि पहली साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। कहाँ की गई है? चंडीगढ़ में। हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। फिर उसके बाद अगर देखें कि देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का नाम क्या है, तो सेनकॉप्स नाम रखा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस साइबर सुरक्षा द्वारा देश के सभी राज्यों को जोड़ा जाएगा, सारे राज्य को कनेक्टिविटी में लाया जाएगा, सभी प्रकार की इसमें गतिविधियों को देखा जाएगा, जिसमें देख सकते हैं आप कि साइबर सुरक्षा की सुविधाएं, चेहरे की पहचान कैसे करना है, डेटा विश्लेषण, ठीक है, पूर्वानुमानित पुलिसिंग, AI टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाएगा। हर एक चीज को इसमें प्रॉपर बैलेंस करके जांच किया जाएगा। फॉरेंसिक से संबंधित सारी चीजों को इस पे पूरा का पूरा संजोया जाएगा, जिससे कि एक प्रॉपर लॉबी तैयार हो जाएगी भारत में किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए। क्लियर, चलें आगे बढ़ें। आइए अगला, फोर्ब्स की वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट, फीमेल अगर एथलीट में देखें कि सबसे ज्यादा को किसको जो है पेड किया जाता है या सबसे ज्यादा पैसा कौन लेती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इनका नाम है ईगा स्वीटेक। ये जो है फर्स्ट नंबर में है भाई। ईगा स्वीटेक बहुत ही महंगी खिलाड़ी है। और हमारी पीवी सिंधु भी है। पीवी सिंधु 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई के साथ अमेरिका की जिम्नास्टर जो है साइमन बिल्स के साथ 16वें स्थान पर है। लेकिन पहले नंबर में कौन है? ईगा स्वीटेक, जिसका 23.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर में कमाई होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल जी। किन्हें? प्रमोद अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। प्रमोद अग्रवाल जी की अगर हम बात करें तो पहले सेबी मतलब आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व क्या थे? ये आपके प्रमुख थे प्रमोद अग्रवाल, जिनको BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रमोद अग्रवाल को SM मुद्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 17 जनवरी 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे। क्लियर है? तो 17 जनवरी 2024 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जबान नहीं फिसलती भाई। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और नेशनल, और की जगह पे स्पेस होगा, याद रख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ।
और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो जो है स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़े। आइए अगला प्रश्न हमारे इस स्क्रीन पे ये रहा, वैटसोनिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा विकसित किया गया है? वैटसोनिक्स क्या है भाई? ये पहले मैं बता दूं कि नासा और आईबीएम के द्वारा, ठीक है, नासा और आईबीएम के द्वारा विकसित किया गया है। ये ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो कि अंतरिक्ष में जाकर पहले से अपने बौद्धिक क्षमता से, कृत्रिम बौद्धिक क्षमता से क्या कर सकता है? तो मौसम के बारे में अवगत करा सकता है। अगर हम बात करें मौसम, जलवायु और सारी जितने भी पर्यावरण से संबंधित घटनाएं हैं, उन सभी चीजों को क्या करेगा? ये अनुमानित कर सूचना प्रदान करेगा। क्या नाम है इसका? वाटसन। ठीक है, क्लियर। वाटसन इसका नाम है, एआई टूल है। ये बताया कि भविष्यवाणी करेगा अपने एआई पद्धति से, ये पता होना चाहिए। क्लियर। अब बात करें आईबीएम की, ठीक है, तो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन सीईओ कौन है? तो अरविंद कृष्णा। ठीक है, इसके चेयरमैन है, तो हमारे भारतीय मूल के हैं, तो यहां से प्रश्न की संभावनाएं बढ़ जाती है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? तो संस्कृत भाषा के लिए अरुण रंजन मिश्रा जी को किसे दिया गया है? तो अरुण रंजन मिश्रा जी को प्रदान किया गया है संस्कृत में। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार देख सकते हैं आप कि क्या नाम है इनका। संस्कृत भाषा के लिए अरुण रंजन मिश्रा को कविता शून्य मेघगान के लिए दिया गया है, और 9 कविता, 6 उपन्यास, 5 कहानी, ये सभी 24 वर्गों में इस साहित्य अकादमी पुरस्कार को दिया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी में मुझे पहचानो, पहचानी नहीं होगा ये, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव जी को मिला है, पीछे में दिखाई दिए होंगे। अंग्रेजी के लिए आपका रेक्यूमन इन रागा जानिक को दिया है उपन्यास को, नीलम शरण गौर को। उर्दू के लिए राजदेव और अमराई उपन्यास, राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए सादिका नवाब शहर को मिला है। कश्मीरी येथ वाहवेह लेहे सांग कौस जेले, इसको इस कविता के लिए जो है मशहूर बनिहाली को दिया है। वैसे ही राजस्थानी के लिए किसको दिया है? गजे सिंह को। गुजराती के लिए विनोद जोशी को। पंजाबी के लिए स्वर्णजीत सवी को। सिंधी के लिए विनोद आसुदानी को। मलयालम के लिए ईवी रामकृष्णन को। तो ये सभी क्षेत्रों में दिया गया है और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब पिछला हम रिवीजन करते हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान में था? तो मैंने बताया था कि पहले हरियाणा राज्य पहले स्थान में रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। क्लियर। हरियाणा पहले में, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। ठीक है, ये गौरैया चिड़िया है जिसको जो है उज्ज्वला के नाम से जाना जाता है। FIH मेंस जूनियर्स हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो जर्मनी ने फ्रांस को हराकर जीता है। भारत चौथे स्थान में रहा है। भारत हार गया था, इसमें भारत का प्रदर्शन ठीक नहीं था। अरे जर्मनी आएगा ना भाई, बार बार मिट क्यों जाता है? जर्मनी। क्लियर। ठीक है, जर्मनी ने फ्रांस को हराया। वायुसेना अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के तट पर किया गया था। और इस तट का नाम क्या है? मैंने पिछली कक्षा में भी आप लोगों को बताया था कि इस तट का नाम क्या है। तो इस वायुसेना स्टेशन सूर्य लंका में। क्लियर। ठीक है, 26वां वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तो फ्रांस ने जर्मनी को हराया है, फ्रांस जीता था। क्लियर है। लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कि आपके जर्मनी को नहीं, फ्रांस ने नॉर्वे को हराया था। क्लियर है जी, जर्मनी निकल गया धोखे से। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने किस राज्य को हराकर जीता? तो राजस्थान को हराया था हरियाणा ने। क्लियर है, राजस्थान को हरियाणा ने हराया था। हरियाणा क्रिकेट टीम ने 30 रन से इस मैच को जीता था। ये पहली बार हरियाणा टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। क्लियर है। हाल ही में किस देश के शासक अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है? तो कुवैत के हैं ये। और हमारे मोदी जी ने एक दिन का शोक जो है, इस दिन राष्ट्रीय शोक जो है जाहिर किया था। क्लियर। आगे बढ़ें। अगला है सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट संगठन द्वारा जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें भारत में 15% सड़क हादसे से मृत्यु जो है वो बढ़ गई है।
है ना, चर्चा की गई थी लास्ट टाइम। क्लियर, लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा जाके। क्लियर, हाल ही में क्या है खबरों में रहा, पिनाका क्या है तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब सभी दिशाओं में ये वार कर सकता है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चर्चा किया था, उसके बाद हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है तो बैराकूडा। बैराकूडा एक फिश का नाम है, मछली का नाम है, उसके नाम से रखा गया है। स्पेनिश जो है ये मछली है। क्लियर, सबसे बड़ी रीडिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया तो एसपी कॉलेज पुणे में, और मोदी जी ने इसकी सराहना की थी। ठीक है, चीन को हम लोगों ने पछाड़ दिया है। क्लियर है साथियों। ठीक, अगला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो डैनियल बेरनबोइम को और अली अबू अवाद दोनों को प्रदान किया गया है। क्लियर है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। क्लियर, हर साल कब मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था। भारत का 84th ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू किस राज्य की हैं तो तमिलनाडु की से संबंधित है। क्लियर, लास्ट टाइम हमने इस पे चर्चा की थी। लास्ट टाइम रिवीजन जो है हम कर रहे हैं लास्ट टाइम को पढ़ाए हुए का, तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो पहले वीडियो को पहले देख लें। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRI की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है तो कंचन देवी जी बनी है। कौन बनी है? कंचन देवी जी। क्लियर है, ठीक है, कंचन देवी जी बनी है। यहाँ तक के हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर 15th था हमारा कि किस राज्य में मूंगफली उत्सव आपका कडल कोई परिचय मनाया जाता है तो कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। तो इतना हमारा सत्र जो है कंप्लीट हुआ था इस विषय पे। ठीक है, तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों को पढ़ना है अच्छी तरह से और आप लोगों को रिवाइज करना है प्रॉपर इसको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।